नमस्कार, चिंतन चैट्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है मेजर जनरल अरविंद यादव। अब आप सोचेंगे कि भाई आर्मी अफसर यहाँ क्या कर रहा है चिंतन चैट्स में, जहाँ हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। और बात ये है कि ये हैं एक बर्ड वॉचर, यानी कि जो पक्षियों को देखते हैं और समझते हैं। और आज हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि वो आएं चिंतन चैट्स में, हमको बर्ड वॉचिंग में और बर्ड्स के बारे में थोड़ा समझाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इंडिया के बर्ड्स की क्या कहानी है। तो मेजर जनरल यादव साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। कि आप आए, अपना हमको कीमती वक्त दिया। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आज के दिन दिसंबर 2024 में देखा जाए तो आप क्या बोलेंगे? भारत की बर्ड्स थोड़ी ज्यादा बेहतर उनके लिए चल रहा है टाइम, कि उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं? जो भारत की बर्ड्स में से ही बात निकल के आती है, कोई पक्षियों का कोई देश नहीं। जो भूगोल है वो हमें बांट सकता है, पक्षियों को नहीं बांटता। सर्दियों का मौसम जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हिमालय से और साइबेरिया की तरफ से, यूरोप से जो पक्षी वहाँ पर प्रजनन करते हैं, बच्चों को थोड़ा बड़ा करते हैं, जब वहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वो सब उड़ के हमारे देश में आते हैं। तो फ्लाईवे पे उड़ के फ्लाईवे पे उड़ के। तो क्या है ये फ्लाईवे? पूरे जो हमारा टेम्परेट रीजन है, जो साइबेरिया का और यूरोप का ऊपर का रीजन है, बहुत ठंडा रीजन है, जहाँ पर साल में 4 महीने ठीक रहता है वातावरण और 8 महीने ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब वो ठंड बिल्कुल हिसाब से बाहर हो जाती है, सो ये पक्षी ऊपर से उड़कर भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय इलाके में आते हैं, जहाँ इन्हें टेम्परेचर भी ठीक मिलता है, तापमान भी सही रहता है और खाना भी, भोजन भी मिलता है। सो अभी अगर कोई आदमी जाना चाहेगा खाना खाने, तो सबसे छोटे रास्ते से जाएगा। सो जिसको छोटा रास्ता मिलता है कि जहाँ मुझे भूमध्य रेखा की तरफ जाऊं, वो उधर चल पड़ता है। सो अमेरिकन बर्ड साउथ अमेरिका में आ जाते हैं, यूरोपियन बर्ड्स अफ्रीका में आ जाते हैं, और जो ईस्ट यूरोप के बर्ड्स और साइबेरिया के बर्ड्स हैं वो भारत और साउथ एशिया के जो हमारे कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया तक, वहाँ चले जाते हैं। तो सर्दियों में ये ऊपर से जब नीचे, और इवन हमारे हिमालय के जो पक्षी हैं, जब हिमालय में ऊपर 17-18 हजार 20 हजार फुट पर बर्फ गिर जाती है और ठंडा हो जाता है, ये भी लुढ़क कर नीचे और तराई के इलाके तक पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में, गुजरात में, और जो हमारा घाट का इलाका है, देखिए आप हिमालय से निकलने के बाद उनको जंगल तो कोई मिलेगा नहीं, उस जंगल को वो श्रीलंका और वेस्टर्न घाट में ढूंढते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। तो बर्ड्स की पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, 6 महीने उड़ते उड़ते निकलती, 6 महीने उधर और 6 महीने नीचे। और ये जेनेटिक है, जैसे ही उड़ने का वक्त आता है, उनके शरीर में कुदरती तौर पर ही जेनेटिकली बदलाव शुरू हो जाता है। फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो फैट उनको उड़ने के लिए चाहिए। सो इस तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं एंड उनको पता चल जाता है कब मुझे उड़ के जाना है। अब देखिए, आपकी पोस्टिंगें कहीं दूर दूर जगहों में हुई हैं। माओ में हुआ, फिर सिक्किम के पास और नॉर्थ बंगाल में हुआ, जम्मू में, और खैर दिल्ली में तो है ही। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो आपने इतनी जगहों में चिड़िया देखी हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ज्यादातर बदलाव थोड़े दुख भरे हैं, बट बदलाव हैं। अच्छे भी बदलाव हैं, बुरे भी बदलाव हैं। अच्छा बदलाव यह है कि लोगों में पक्षियों के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है, अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोगों को जानकारी मिली है, लोग ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। बुरी बात यह है कि जो ये हमारा डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें घर बनते जा रहे हैं, इलाकों को हम पकड़ते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, वेटलैंड को हम खत्म करते जा रहे हैं, उसकी वजह से पक्षियों को जिंदा रहने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से नुकसान थोड़ा जरूर हो रहा है।
उदाहरण दीजिएगा। आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए, कि दोनों उदाहरण देता हूँ मैं आपको, क्योंकि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। करीब 1970 में गांगुली मैडम होती थी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, तो उन्होंने दिल्ली इलाके में 404 पक्षियों की गिनती दी थी। अभी पिछले साल सुधीर व्यास जी ने, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, उन्होंने किताब लिखी है, वो 470 पे पहुंच गई है। क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पक्षी नजर आएंगे, तो ज्यादा स्पीशीज नजर आएंगी। लेकिन जो उनके नंबर हैं कि कितने पक्षी आते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। जो नजफगढ़ की झील कितनी बड़ी थी, कभी इस किनारे खड़े हो वो समंदर जैसी दिखती थी, आज वो सिकुड़ के आधी हो गई। एक बसई जगह करके होती थी जहां पर बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी, गुड़गांव के बगल में, उधर इतने पक्षी आते थे। अभी वो लैंड रिक्लेम हो गया, लोगों ने मिट्टी डाल डाल के उधर बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, तो वो पूरा एक हैबिटेट ही खत्म हो गया, बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गया वो। तो हमारी डेवलपमेंट पक्षियों के लिए, इवन जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए वो घातक सिद्ध होती ही होती है। तो आप बताइए, कौन सी चिड़िया है जो आपने देखी है कई बार, लेकिन अब आपको लगता है कि उसके नंबर बहुत कम हैं, जहां बहुत दिखते थे अब बहुत कम दिखते हैं? कुछ फ्लाई कैचर्स आते थे, छोटे पक्षी, बहुत कम आ रहे हैं, एक आधा ही नजर आता है। क्रेन्स आती थी हमारे पास, क्रॉन्च जिसको बोलते हैं, 100 के झुंड तक हमने देखे हैं। अच्छा, वो भी नहीं आ रहे हैं, 2-4 बर्ड मुश्किल से मिल पाते हैं। इवन पानी के जो पक्षी आते थे, कम आ रहे हैं। वहां से आते तो वो पूरी संख्या में, लेकिन उन बेचारों को वहां से उड़ने के बाद कई चीजों का सामना करना पड़ता है। बीच में जहां वो रुक के थोड़ा सांस लेते हैं, उधर लोग बंदूक लेके तैयार बैठे हैं। जहां पर इधर आके उनको रोकना था, जहां 1000 पक्षी आया लेकिन जगह तो सिर्फ 200 के लिए है, तो बाकी 800 क्या करेंगे? वो भी आगे निकल जाएंगे, कोई और जगह ढूंढेंगे। तो इस शिकार वाला काम भी खराब है, जगह छोटी हो गई वो भी खराब है। जो मछलियां छोटी छोटी इनका खाना बनती थी, वहां हमने जाल लगा के अपनी फिश फार्मिंग शुरू कर दी, वो भी गड़बड़ हो गई। जो 2 साल पहले ग्रासलैंड होता था, वहां पर तो आज चावल खड़ा हुआ है। आप विश्वास कर सकते हैं कि साउथ हरियाणा में गुड़गांव के इलाके में चावल की फसल, मतलब ये बिल्कुल दिमाग से बाहर की बात है जी, कि वहां चावल की फसल हो। और किससे हो रही है? जो साहिबी नदी थी, उस साहिबी नदी का बन गया है एक गंदा नाला, जहां पूरे गुड़गांव का गंदा पानी उसमें जाता है। उसी गंदे पानी को पंप से खींच के जहां पर बाजरा बोते थे, सूखे का जो हम फसल बोते थे, वहां चावल बोया जा रहा है। सो देखिए कैसे पूरा सीन ही बदल जाता है। अभी उसमें पंछी कैसे सरवाइव करेगा? वो नहीं रहता, रुकता नहीं है, आगे चला जाता है। यही बदलाव सारे हैं, लेकिन लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जहां हम देखते थे इतवार को, शनिवार को 5-4-7 लोग, सब जाने पहचाने चेहरे, गाड़ियां भी पहचानते थे, अभी उधर 100 लोग घूम रहे होते हैं। सो थोड़ी अवेयरनेस तो बढ़ी है। तो उससे एक बस इतना ही आता है कि अगर अगली जनरेशन में थोड़ी अवेयरनेस आएगी तो शायद वो कुछ कर पाएंगे, फ्यूचर हो सकता है थोड़ा अच्छा हो। लेकिन आप फ्यूचर के जनरेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारे जनरेशन में हम लोगों को, मतलब जो आज के बर्ड वॉचर्स हैं या पब्लिक है, क्या करना चाहिए? क्या 2-3 चीजें करनी चाहिए कि पक्षियों की सेवा में? वी मस्ट डू, थोड़ा सा अपने को ऊपर उठना पड़ेगा। ये जितनी बाकी जनता जो इंटरेस्टेड आई है, इसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है जो लोगों को नहीं पता है। लाइक उल्लुओं के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो हम उसको भूतिया मानते हैं कि रात को उड़ता है, रात को जिसके घर पे रात को उल्लू बैठ के बोल रहा हो तो बोलते हैं कि उधर मौत हो जाती है अगले दिन। इन चीजों से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड ये गुड़गांव के 26वीं स्टोरी पे, 26वें माले पे बैठ के एयर कंडीशन घर में नहीं हो सकता। जो लोग इन पक्षियों के बिल्कुल नजदीक हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा, और वो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं। सो जब भी हम बाहर जाते हैं, हम ये इंश्योर करें कि कम से कम 8-10 लोगों को, गांव वालों को, बच्चों को, टीचर्स को थोड़ा ये बातें जरूर बताएं, क्योंकि सरकार नहीं कर पाएगी, सरकार का अपना अलग मुद्दा है। मैं एक दिन सुल्तानपुर में फॉरेस्ट गार्ड्स का कुछ था
उनसे मैं बातचीत कर रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे से एक गार्ड ने सवाल पूछा, हम सांप के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने पूछा जनरल साहब उस सांप के बारे में बताओ जो होली से दिवाली एक मुंह से खाता है और दिवाली से होली तक दूसरे मुंह से खाता है। ये एक गार्ड का अगर नॉलेज बेस है तो आप समझे वो क्या करेगा। तो प्रॉब्लम तो हर जगह पर ही है। तो हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाए, जितना भी लोगों को बता पाए, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और हम वो काम करें जो हमारी लिमिट में है। जनरली हम डर किससे जाते हैं, भाई मेरे अकेले करने से क्या होगा, हाँ, ये तो छोटी सी चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा अगर हर आदमी एक चीज छोटी करेगा, वो मिलके बड़ी हो जाएगी। हम घर में पौधे लगाते हैं, दिल्ली में भी घर में हम पौधे लगाते हैं। हम वो फॉरेन वाले चमकते धमकते पौधे क्यों लगाते हैं? इंडिजिनस पौधे लगाएं। हिंदुस्तान वाले जो इस इलाके के पौधे हैं वो लगाएं। उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो आप पौधा लगाओगे, झाड़ लगाएंगे, उस पे कीड़े आएंगे, बिकॉज वो लोकल पौधा है, उसका फ्रूट लोकल निकलता है। उस पे कीड़े आएंगे, कीड़े को खाने के लिए और क्रिएचर आएंगे, पंछी आएंगे, पंछी को खाने उसका रैप्टर आएगा, उसको खाने के लिए कोई बिल्ली भी आएगी। सो वो एक लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा। हम उसका बेस ही खराब कर देते हैं। हम निकाल के लाते हैं एक सुंदर सा पौधा जो मैक्सिको से आया है और उसको गैलरी में रख देते हैं। उस पे तितली नहीं आती, मक्खी नहीं आती, कीड़े नहीं आते, पंछी भी नहीं आता। सो इट इज जस्ट शो पीस। तो ये चीजें बतानी बहुत जरूरी। अब ये बताइए कि बर्ड वॉचर बनने के लिए क्या करना है? किसी को कुछ इंटरेस्ट हो तो उसको क्या करना है? नहीं, बस पंछी से मोहब्बत करनी है और कुछ भी नहीं करना। कैसे किया जाए? थोड़ा इंटरेस्ट लिया जाए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए, एक अच्छी किताब खरीद लें। कौन सी? बहुत सारी हैंड बुक्स बहुत अवेलेबल हैं जो शुरू के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। आजकल तो आपको मोबाइल में ऐप में भी मिल जाएंगी जो बता देती हैं। और थोड़ी सी बेसिक पढ़ाई ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जाके नदी के किनारे खड़े हो गए तो आप देखेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, इंटरेस्ट कैसे बनेगा। हाँ, थोड़ी सी पढ़ाई करनी ज़रूरी है कि पानी के, नदी के आसपास मुझे क्या दिख सकता है, उसका नाम क्या है, कहाँ से आता है, क्या करता है। अगर मैं गुड़गांव की तरफ जाता हूँ तो जो सेमी एरिड इलाका है, रेगिस्तानी टाइप का, उधर मुझे क्या मिल सकता है। अगर मैं भौंडसी में जाता हूँ जहाँ पे छोटा सा जंगल है, वहाँ मुझे क्या मिल सकता है। फरीदाबाद जाता हूँ तो क्या मिल सकता है। सो सारी चीजें, अब पंछी जो है वो अपने अपने इलाके के लिए बने हैं। तो जो आपको भौंडसी में मिलेगा वो आपको नजफगढ़ में नहीं मिलेगा जी। जो नजफगढ़ में मिलेगा वो आपको यमुना में नहीं मिलेगा जी। सो ये बेसिक जानकारी थोड़ी सी हम इंटरनेट से भी ले सकते हैं, किताब से भी ले सकते हैं। एंड देन आपको सिर्फ एक अच्छी बाइनोकुलर की जरूरत हो, अच्छी कंपनी हो, आप कर सकते हैं। निकल चले। बिल्कुल। तो आप बताइए आपका सबसे सुंदर क्या बर्ड वॉचिंग का एक्सपीरियंस जिसको आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे? नहीं, बहुत काफी सारे एक्सपीरियंस हैं। मेरी जो मऊ में पोस्टिंग हुई, मऊ तो कहीं था ही नहीं पक्षियों के हिसाब से, ना तो कभी किसी ने वहाँ ढूंढा था कुछ, ना कभी कोई गया था। और मैं गया था कोविड के बीच में, ये शायद अप्रैल की बात है जब कोविड शुरू हो चुका था। 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन के दौरान मैं वहाँ गया था और मऊ का किसी को पता ही नहीं था। और मैं करीब 1 साल 3 महीने वहाँ रुका और हमने 286 स्पीशीज वहाँ ढूंढ ढूंढ के निकाली। जहाँ जाओ वहाँ नई स्पीशीज मिलती थी। बट एक एक्सपीरियंस है मेरा सिक्किम का, जो गुरु डोंगमार लेकर नॉर्थ सिक्किम में करीब 20,000 फुट के ऊपर, उधर मुझे एक नॉर्दर्न लैपविंग 2 बर्ड नजर आई। तो उसमें चमत्कार ये है कि इतनी हाइट पे उस मौसम में लैपविंग का होना बहुत ही अलग चीज थी। बट शायद वो वापसी पे थी, अप्रैल का महीना था, तो वापसी जा रही थी, या तो भटक गई या कहीं सांस लेने के लिए रुकी। वो 2 पक्षी बहुत ही शानदार एक मिसाल थी। तो ये बताइए, अब आपने इतनी इतनी चीजें देख ली हैं, तो आपके लिए मतलब कौन सी है जो पक्षी जो आपके सपने की पक्षी है कि मैं काश कि मैं ये देख लूं? ऐसा तो नहीं कोई पक्षी है, बट एक पक्षी बिल्कुल दिल के करीब है, वो है कठफोड़वा। ये एक पक्षी है जिसको लोग ज्यादा जानते नहीं है। ये तो हुदुद को भी कठफोड़वा बोलते हैं हम लोग, वो जो रेत में घूम रहा होता है हम उसको कठफोड़वा बोल देते हैं। कठफोड़वा एक अलग ही पक्षी है।
वो इतना शानदार पक्षी है, मैं आपको बताऊं, उसका एक एक हिस्सा डार्विन की इवोल्यूशन का जीता जागता सबूत है। अगर आप उसके पैर देखें तो उसके 2 पंजे आगे और 2 पंजे पीछे हैं, ताकि वो तने को पकड़ लें। इसको ज़ाइगोडैक्टिल बोलते हैं। बाकी सबके 3 आगे होते हैं, 1 पीछे होता है, उसके 2 आगे 2 पीछे होते हैं। आप उसकी चोंच को देखें, वो इतनी स्ट्रॉन्ग चोंच है, इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल शायद आपको टंगस्टन में भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका तो एयरफोर्स का बैकग्राउंड है, मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स वाले जब फ्लाई करते हैं तो ऊपर जाते वक्त या नीचे या मुड़ते वक्त उनको जी का महसूस होता है, ग्रेविटी पुल। सो बहुत अच्छे पायलट जो होते हैं वो 9 इंटू जी 8 इंटू जी तक सहन कर लेते हैं। मतलब आपका वजन अगर 50 किलो है, जब 9 जी लगता है तो आपका वजन 450 किलो हो जाता है, शरीर फटने को हो जाता है। आपको पता है जब वो कटफोड़वा मारता है पेड़ के ऊपर अपनी चोंच, तो उसको कितना जी महसूस होता होगा? 15। 1200 जी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे उसको सहन करता है, उस दिमाग को वो कैसे होल्ड करता है। उसकी जो जीभ है, वो जितना लंबा वुड पैकर है उतनी लंबी उसकी जीभ है, और जब वो अंदर जाती है तो वो उसके दिमाग के चारों तरफ सर्कल बना लेती, ताकि वो झटका उसको ना लगे। अरे वाह। और वो जब छेद करता है तो वो जीभ अंदर जाके अंदर से कीड़े को बाहर ले आती है। और चिपचिप है जीभ, पड़ा था। और जब कैमरा हम लगाते हैं तो ट्राइपॉड होता है ना, 3 टांगे चाहिए। अभी तो उसके तो 2 ही टांगे हैं, अब तीसरी कहां से आएगी? तो उसकी जो पूंछ है वो टांग से भी ज्यादा मजबूत पंख है, वो चिपचिपे पंख है, और उसके आखिर में कांटे हैं। तो वो ऐसे 2 पकड़ के और पूंछ को यहाँ लगाता है, तब वो ट्राइपॉड बनता है, और फिर वो 90 डिग्री के एंगल पर पेड़ को ठोकता है। उफ। तो कमाल है, हाँ, और चमत्कार। चमत्कार है, एडेप्टेशन की जीती जागती मिसाल है। सही। ऐसे बड़े बहुत सारे हैं, हम यही पढ़ते रहते हैं। आपने कई बच्चों को भी, और जैसे गांव के जो नौजवान हैं उनको भी आप इस फील्ड में लाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या फायदा होता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। 2-3 फायदे होते हैं। एक तो वही जनरेशन है, गांव वाली जो यूथ है, जो इन पक्षियों के साथ ज्यादा अटैच है, जो खेतों में काम करते हैं। जैसे कि किसान जब हल चला रहा होता है और अगर टिटेरी ने अंडे दिए हैं, वो उतनी जगह छोड़ देता है। अच्छा, ये 8-10 दिन में बच्चे निकाल के चली जाएगी, उसको बताना बहुत जरूरी है। वो टिटेरी तुम्हारे काम का पक्षी है, उसके अंडे को खराब ना किया जाए। सो ये लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। वो जो 2 खेतों के बीच में जगह है जहां पर की रीड्स उगी हुई है, झुंडा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर तीतर के घोंसले होते हैं, छोटी छोटी बटेर उसके अंदर आती हैं, तो उसको बताना पड़ता है कि इसको काटिए मत। और जब इनका ब्रीडिंग सीजन है तो उसको जला, ये एक बड़ी भारी मुसीबत है। हमारे यहाँ ये जो जला देते हैं ना, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन का भी लफड़ा चल रहा है, उसके साथ साथ पक्षी का खाना, उसके अंडे और बच्चे सब जल जाते हैं। अच्छा। वो बचाना बहुत जरूरी है। और गांव वाले से ज्यादा जल्दी मोटिवेट होता है रादर देन मी। सो मैं यहाँ जरूर यूज कर लेता हूँ, बिकॉज मैं इसी इलाके का हूँ। सो स्पीक टू, मैं उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करता हूँ, उनकी तरह से बात करता हूँ, तो थोड़ा सा जुड़ाव बन जाता है। तो जुड़ाव बनने से चीजें सीख जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो लोग सीख गए हैं उनका किसी टाइप का योगदान है बर्ड्स की कंजर्वेशन में, बचाने के लिए? उदाहरण देखें। आई थिंक थोड़ा बहुत तो अपने गांव के लेवल पे हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, और छोटा छोटा करके ही बनेगा। और आप बताइए, इंडिया में कितने बर्ड्स हैं? दुनिया में करीब 10,000 स्पीशीज हैं। हिंदुस्तान में करीब 1300 स्पीशीज देखी जाती हैं, तो नियरली 13%। नियरली 13%। और ये मतलब शामिल है इसमें सब, बाहर से आने वाले, वापस जाने वाले सब, और यहाँ के रहने वाले। 78 से 80 तक ऐसी स्पीशीज हैं सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। इन 1300 में हाँ, 80 के करीब पक्षी हैं जो सिर्फ यहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। तो आपको लगता है कि ये जो अपने यहाँ पक्षी हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है, एक्सट्रीम हीट हो रही है, इनका कोई फ्यूचर है? फ्यूचर तो है, फ्यूचर तो है, इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।
इनका ना कोई पक्षियों का कोई भौगोलिक पकड़ नहीं है कि मेरे को यहीं रहना है। दिल्ली के पक्षी को दिल्ली में रहना है, उसने यहाँ का कोई आधार कार्ड तो बना नहीं है। सो उसको जब यहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं लगेंगी, वो उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिल्ली का ही स्टेट बर्ड है गौरैया, जी जो चिड़िया में घरों में दिखती थी अब नहीं दिखती। तो इसका मतलब ये नहीं चिड़िया खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, वो दिल्ली को छोड़ के निकल ली, क्योंकि दिल्ली में ना उसके लिए खाना है, ना रहने की जगह है, ना कोई उसको पूछने वाला है, ना वो झाड़ी है, ना वो 40 माले की बिल्डिंग पे उसको घोंसला बनाने की जगह भी नहीं है। सो वो निकल गई है, खत्म नहीं हुई, वो निकल के आपके आसपास के रूरल एरियाज में, आउटर में चली गई। तो फ्यूचर तो है, बट उतना शानदार नहीं है जितना शानदार होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको देख सके जी जी जी। और लंबे वक्त में शायद ये तकलीफ में भी आए। तो मोर हमारा नेशनल पक्षी कहलाया जाता है, तो जो मोर होता है, तो ये बताइए, ये मोर की कहानी, ये हमारी नेशनल बर्ड कैसे हुई, और मेनली और कौन-कौन सी बर्ड्स के बारे में हम सोच रहे थे? क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ, तो बहुत डिबेट्स, हर चीज़ की डिबेट हुई। तो आप कुछ बता पाएँगे कि क्या-क्या हाँ, बर्ड्स पक्षी की? तो सुंदर मोर से भी ज्यादा है, एक मोनल मिलता है वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। बट देखिए ना, जो आपको आसपास नजर आता है जनरली उसी के ऊपर ही आपकी निगाह जाती है। तो मोर सबसे सुंदर पक्षी, जो आम तौर पर नजर आने वाला, साइज में भी बड़ा, बोल्ड भी है, आपको दिख भी जाता है, नाचता हुआ भी दिख जाता है। सो मोर बहुत तगड़ा एक कंटेंडर था इसके लिए। लेकिन गोडावण को डॉक्टर सालिम अली चाहते थे कि वो हमारा भारतीय पक्षी बने। कारण ये था कि मोर के सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है, मोर का सर्वाइवल फिक्स्ड है। मोर ने अपने आप को रूरल और अर्बन दोनों में ढाल लिया है, उसका खाना पीना रहना सहना बिल्कुल सही है। भारतीय पक्ष नेशनल बर्ड को अटैच डॉक्टर सालिम अली उससे करना चाहते थे जिसकी जिंदगी को खतरा हो, ताकि उसके संरक्षण के लिए कोई कानून बने, वो बच सके। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडावन को उन्होंने बोला कि जो राजस्थान में पाया जाता है कि इसको नेशनल बर्ड बनाएंगे, बट शायद उसके नाम की वजह से बस्टर्ड नाम किसी को पसंद नहीं आया, कि बस्टर्ड नाम ठीक नहीं है, तो वो रेस हार गया। तो अब हारने वाले के क्या हाल हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के? बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं एक आधी उम्मीद की किरण बाकी है। तो क्यों है हाल ये खराब, और उम्मीद क्या है? शायद उसमें इंसान और कुदरत दोनों का ही हाथ है। एक तो पक्षी बड़ा है, दूसरा वो थोड़ा इतना चटक पक्षी नहीं है, आसानी से शिकार बन जाता है। तीसरा, उसकी जो दर है प्रजनन की वो बहुत कम है, साल भर में मादा 1 या 2 अंडे मुश्किल से देती है, और उन अंडों का फिर वो ज्यादा ध्यान भी नहीं रखती, और वो अंडे जमीन पे दिए जाते हैं। हाँ, तो जमीन पे इतने सारे आप उस हैबिटेट में नेवले, चूहे, लोमड़ी, सियार, गीदड़, कुत्ते, तो वो उनका शिकार बन जाते हैं। तो एक तो उसकी दर वैसे ही कम हो गई, दूसरा वो रहता है घास के मैदान में। अब घास के मैदान धीरे धीरे खेत में तब्दील हो गए, तो घास के मैदान भी चले गए। तीसरा, जब डेवलपमेंट शुरू हुई तो आपने ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए वो जो पंखे लगा दिए इतने बड़े बड़े, विंड मिल्स, सोलर भी और विंड मिल्स भी, उसने तकलीफ दी। और सबसे बड़ी तकलीफ दी उन विंड मिल्स की बिजली को, जो हम तारों से खींच के एक जगह लेके जाते हैं, तो ये उड़ते उड़ते हम तारों में फंस जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी 50-100 के कुछ करीब तादाद होगी, वो सरकार अपने हिसाब से बढ़ाती कम करती रहती है। लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि उसके जो कोर एरिया में उसके प्रजनन की जो कार्रवाई चल रही थी, उसमें उन्होंने कृत्रिम प्रजनन में सफलता पाई, और मेरे ख्याल से 3 या 4 बच्चे उन्होंने वहां निकाले। मैं पढ़ रही थी कि ये पक्षी भाग के अब पाकिस्तान जा रहा है। नहीं, ये पाकिस्तान में तो खत्म हो चुका है। ये थार डेजर्ट में था, जो कि आधा आधा पाकिस्तान और इंडिया में है। जो थार डेजर्ट में पाकिस्तान में था, वो तो आज से 40 साल पहले खत्म हो चुका है। वहां तो शेख आते थे अरब से और उनका शिकार करके उनको ले जाते थे, तो वहां तो ये खत्म हो चुका है। जो बचा है थोड़ा बहुत हमारे पास बचा है। शेखों ने क्या किया, उन्होंने इसको छोड़ के हुबारा को पकड़ लिया। हुबारा इसके जैसा ही दिखने वाला दूसरा बस्टर्ड है, और हुबारा की वो सऊदी अरेबिया में
ये कृत्रिम प्रजनन करते हैं, तो वहां पैदा करते हैं, उसको छोड़ते हैं और फिर उसका शिकार करते हैं। तो कम से कम शिकार करते हैं, पैदा भी तो उसको कर ही रहे हैं। वहां से भी हमने कुछ यहाँ सीखा है, उन चीजों को भी यहाँ डाला है, तो हमें सफलता मिली है। अगर ये काम चल जाता है तो मेरे ख्याल से अगले आने वाले 10-20 साल में इस पक्षी को दोबारा से उठने का मौका मिलेगा। तो इसी गुड न्यूज से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ टाइम बिताया और कितनी कितनी नई चीजें समझाई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। आशा है कि आप कई अच्छी अच्छी बर्ड्स दिखें। 2024 खत्म हो रहा है, 2025 शुरू हो रहा है और 2025 में हमारी आशा है कि आप इतने नए बर्ड्स देखें कि बस पूछो ही नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद।